Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSI Net channel. So dear all, आज आप लोग हैं 45 डे क्रैश कोर्स में जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि CSI नेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी ऑल्सो। सो चैनल है वाईफाई स्टडी CSIR नेट और मेरा रेफरल कोड है अमित S10। सर हमें रेफरल कोड क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि अगर आपका मन कर जाए कि हाँ हमें सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं और यू कैन गेट द 10% ऑफ ऑन द ईच सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना जी, दिस इज द थिंग, ये एडवांटेज है। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की। मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं? रेगुलर क्लास होती है जी शाम को 5 बजे 5 PM पर, मंडे टू फ्राइडे होती है जी। और कंसेप्ट की पॉइंट एंड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म क्या है इसका? प्लेटफॉर्म है जिसका वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ओके जी। सर ये क्या है वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल? वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है। कहाँ पर? यूट्यूब पर। तो आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे और वहां लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSI नेट तो डेफिनेटली आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस पे जाने के बाद आप चाहते हैं कि भाई मेरी सारी पुरानी ओल्ड वीडियोस को मुझे एक्सेस करना है, देखना है, सो दैट मीन्स प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस वन की एक ही प्लेस पे आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। आफ्टर दैट द सेकंड वन इज ए 45 डे क्रैश कोर्स। क्या है जी इसमें? इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को जी। क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं कब? मंडे टू फ्राइडे होता है जी और 11:30 AM इसका टाइमिंग होता है जी। प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। प्लेटफॉर्म क्या है जी? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो दैट मीन्स ये भी सेम चैनल है। तो क्या सर सारी आपकी क्लासेस वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर ही होती हैं? क्या अदर भी हैं? तो आंसर आता है जी अदर भी हैं। और कहाँ है चलिए देख लेते हैं। स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है जी 9:30 PM पर होती है जी और प्लेटफॉर्म होता है जी अन अकेडमी। ओके, उसके बाद होती है जी प्लस क्लास। प्लस क्लास के लिए भी वो 7 PM पर होती है, उसका प्लेटफॉर्म भी होता है जी अन अकेडमी। सो ठीक है सर, ये तो अच्छा है, हमें पता लग गया। लेकिन क्या हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, इसको तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना होगा? जस्ट और जस्ट अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। क्या करना है जी? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उस पर अकाउंट बनाना है। ये क्लासेस फ्री होती हैं और आप इनको एक्सेस कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को, राइट। बट अगर मैं बात करूं प्लस क्लासेस की, प्लस क्लासेस आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो। और सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है मैं आपको बता देता हूं जी। हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शन दैट आई हैव मेंशन हियर। सो जस्ट जैसे कि आपको पहले बताया, एन अकेडमी लर्निंग ऐप आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। जैसे ही डाउनलोड किया उस पर अपना अकाउंट भी बना लिया उसको इंस्टॉल करके। उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पर, क्लिक कीजिएगा यूजीसी बटन पर एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया यू विल रीच टू दिस पेज। किस पेज पे पहुंच जाएंगे जी? हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे। और जहां पर 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी गई है जी। ठीक है ना। सो क्या डिटेल दी गई है जी? इनको मंथ वाइज आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा, या कहा जाए कि आपको जो है टोटल चार्जेस कितने होंगे, दोनों को डिस्क्राइब किया गया है जी यहाँ पर, राइट। सो नाउ देन मैं चाहता हूँ कि भाई 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ मैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएशन हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस अमाउंट और दैट अमाउंट। 11,550 रुपये फीस है जी, लेकिन ये 10% ऑफ हो जाती है। कब ऑफ हो जाती है? अगर आपने ये कोड यूज कर लिया। क्या? अमित S10। दिस इज माई रेफरल कोड। जब भी आपका मन करे कि भाई हमें लेना है सब्सक्रिप्शन, सो दैट मीन्स आप इस यूज कोड का यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट द 10% ऑफ। 10% ऑफ मिल जाएगा जी आपको। सो दैट इज अ थिंग। ओके, सो क्या करना होगा, क्या बेनिफिट है सर, क्यों लें हम इसको? बेनिफिट आपको ये है जी कि मेरी सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। आप मेरी नहीं, इवन जितने भी एजुकेटर्स हैं CSI नेट के लिए तैयारी कराने, सबकी आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। सबके आप PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको। सबके आप लाइव क्लासेस में अटेंड कर सकते हो। सबके आप डिस्कशन में शामिल हो सकते हो, अपने डाउट्स किसी से भी पूछ सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वन। एक ही आपने अमाउंट पे किया और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है भाई। देखो देखा जाए तो 28-30 रुपये रोज के पड़ रहे हैं, 866 रुपये महीना, 30 भी नहीं बैठते। देखा है तो 28 से 30 के बीच में आपके कोई अमाउंट है, रेंज 28 से 30 की है।
सो 28 से 30 रुपए आप रोज पे कर रहे हो और इतना सारा आपको एडवांटेज मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बुरा है। ठीक है ना। क्या करना है इसके बाद, प्रोसीड टू पे करना है, और प्रोसीड टू पे करने के बाद वो आपसे पूछेगा ऑप्शंस कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो अपना पेमेंट, या फिर आप जो है ईएमआई के या डेबिट कार्ड से अपना करना चाहते हो, वट एवर इज द मोड यू चूज इट एंड प्रोसीड। ओके, सो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन होते ही आप जो है सभी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी लास्ट फॉर्मल स्लाइड पर। क्या है इसमें, इसमें दिया गया है जी स्टेट जी एंड एग्जाम पैटर्न। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको जरूर इसको वॉच करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये लिंक दिया गया है, और लिंक हमारा जो है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल का ही है, जो कि यूट्यूब पर है। उसके बाद हाउ टू मैनेज CSIR नोट, ये भी दिया गया है जी। CSIR नोट्स को कैसे मैनेज करें इसके बारे में भी, ये न्यू और ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए अच्छा है जी, तो दोनों को ही देखनी चाहिए। लिस्ट क्या है हमारे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस पेपर के लिए, बुक्स कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट जो बुक है, मैंने थोड़ी सी स्क्रूटनाइज कर दी है और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जी। सो दिस इज द थिंग, ठीक है ना। उनके रेस्पेक्टिव लिंक भी दिए गए हैं। चलिए काफी सारी बातें हो गई मेरे बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी के बारे में। अब हम चलते हैं वहां जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, दैट मीन्स द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू बी रिकॉल द थिंग बिहाइंड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड सेट की बात की है जी हमसे। सो दैट मीन्स हमें सबसे पहले देखो बॉन्डेड वाली बात देख लें, जो बॉन्डेड नहीं होगा वही अनबॉन्डेड हो जाएगा, यानी कि वी रिक्वायर द एलिमेंट्स, सबसे छोटा हो और सबसे बड़ा हो, दो ऐसे एलिमेंट चाहिए जिसके बीच में सारे एलिमेंट लाई करें, ठीक है ना। सो अगर मैं अपने ए पार्ट की बात करता हूँ, देन व्हाट हैपन, ए को लिखा गया है जी, एक्स आ जाएगा सच दैट एक्स क्या दिया गया है जी, 1/n। एन की वैल्यूज को रखिएगा, आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई जी, n इज इक्वल टू 1 पुट करते ही यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 पुट करते ही यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आप नोटिस कीजिए क्या हो रहा है जी, आपके पास 1 तो बड़ा है और 2 1/2 छोटा है। सो दिस इज द थिंग, x n is equal to 3 पुट करते ही you are getting 1/3, that means what is the relation, now 1/3 relation। so that means tending to, आपके पास जैसे जैसे n बढ़ेगा आपके पास you are tending and tending to infinite, this x is tending to a 0। okay, so that means क्या हो गया आपके पास, आपके सारे एलिमेंट्स 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, all the elements lie between और 1 के बीच में लाई कर गई जी। सो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया जी, ये सेट तो बाउंडेड हो गया है जी। दिस इज हमें अनबाउंडेड के लिए पूछा है, बाउंडेड सेट है, नथिंग टू बी डू। इन द सेकंड केस व्हाट हैपन, और बाउंडेड किस में, 0 1 के बीच में। जब हम बी की बात करते हैं देन व्हाट हैपन विद द b1, बी को भी आप सिमिलरली प्रोसेस से फॉलो करोगे, दैट मीन्स व्हाट हैपन, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, पहली वैल्यू आई 1/2 n इज इक्वल टू 1 के लिए, राइट। देन आप जगह n इज इक्वल टू 2 के लिए यू आर गेटिंग 1/4। इन द सिमिलर फैशन जैसे जैसे आपका n बढ़ेगा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा, x विल बी टेंड टू 0। सो दैट मीन्स आपके पास वैल्यूज आ गई जी 1/2 और 0 और 1/2 के बीच में लाई कर गई जी आपके पास, ठीक है ना। दीज आर सारे x जो है लाई कर रहे हैं 0 और 1/2 के बीच में, तो ये भी बाउंडेड हो गया जी। हमें दो बॉन्ड मिल गए, स्मॉल m है आपके पास, ये कैपिटल m है, ठीक है, दो नंबर मिल गए हैं ऐसा, दिस मीन्स दिस इज आल्सो द बॉन्डेड। अगर हम सी पार्ट की बात करते हैं तो सी में आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, सबसे पहला एलिमेंट मिला आपको 2, उसके बाद मिला 2 स्क्वायर, ओके, उसके बाद मिला 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, 2 की पावर क्या आ जाएगा जी, इनफाइनाइट तक बढ़ते चले जाओगे, दैट मीन्स लोअर बॉन्ड तो है अपर बॉन्ड नहीं है, सो नॉट बॉन्डेड, यही आपका करेक्ट आंसर है, नॉट बॉन्डेड। नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं बैठता है जी, सी हो गया। सो द आंसर, द करेक्ट आंसर इज द सी। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। So before going to the second question, just first I will check that everything is going on good with this software or not. Yeah, I think it's working now. There is no problem. So come to the second question. What that says? Second question दिया गया है, which of the following is or are uncountable? काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की बात की है जी। अगर मैं आपके ए सेट की तरफ चलूं, ए सेट के हमें सेट के अंदर एलिमेंट देखने हैं, लेकिन सबसे पहले एक्स के अंदर क्या दिया गया है जी, ये, और रेंज क्या दी गई है जी, एक्स लाई बिटवीन -5 to 5। अब इसके अंदर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे के सारे फंक्शन दिया हुआ है हमें, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से रखोगे और इंटीजर्स कैसे कौन कौन से मिलेंगे आपको, x के अंदर आ जाएंगे जी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5।
दिस विल बी द एलिमेंट्स। तो टोटल कितने हो गए जी आपके पास 10-11 एलिमेंट जो कि फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हो गया जी, काउंटेबल पूछ रहा था, द फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, पहला हमारे पास ट्रू हो जाता है। नाउ कम टू द अनदर वन, अगर हम बी पार्ट की तरफ अप्रोच करते हैं, नोटिस कीजिए आपको दिया हुआ है x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, e की पावर x, और x कहाँ से लाई कर रहा है जी, x लाई बिलोंग्स इन, x बिलोंग्स इन द r। सो x r के अंदर बिलोंग करता है जो कि एक अनकाउंटेबल सेट है, और सारी की सारी वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी, दैट मीन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे x के अंदर। तो सिंपली क्या हो जाएगा जी, दिस विल बी द अनकाउंटेबल, द सेट विल बी द काउंटेबल। ठीक है ना जी, काउंटेबल पूछ रहा है तो इसकी बात तो खत्म हो गई जी, ये नहीं है हमारे पास। नाउ कम टू द सी। सी क्या कहता है जी, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक्स के अंदर क्या दिया हुआ है जी, हमें एक्स बाई मॉड एक्स दिया गया है, दैट मीन्स और कहो उसको मॉड एक्स बाई एक्स दिया गया है, दिस इज द सिग्नम फंक्शन। क्या वैल्यू होती है जी, x जब भी ग्रेटर देन 1 है द वैल्यू इज 1, व्हेन x इज लेस देन 1 दिस वैल्यू इज -1 एंड इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यानी कि इस सेट के अंदर तो तीन ही वैल्यू है, 1, -1, 1 और 0, दीज आर द थ्री वैल्यूज इन द सेट। यानी कि सेट कैसा है जी, फाइनाइट सेट है हमारे पास। सो कैसा हो गया जी, काउंटेबल हो गया है, तो दिस सेट इज आल्सो द काउंटेबल सेट। कम टू द लास्ट वन, D1। डी में क्या दिया गया है जी, हमें डी में दिया गया है x एक फंक्शन है, सच दैट कहाँ से कहाँ पर दिया गया है, x के अंदर हमें देखना है x इज इक्वल टू कैसा, कलेक्शन ऑफ द फंक्शन, और जो कहाँ से, जो कि आपके पास 0 1 इसका डोमेन है और कोडोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। सो और उसमें भी कंडीशन दी है कि f इज 1 फंक्शन निकालने, तो टोटल फंक्शन निकाल लेते हैं पहले। टोटल फंक्शन कितने आए जी, टोटल फंक्शन आ गए आपके पास अलिफ नॉट की पावर 2 विच इज इक्वल टू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। ये भी काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, ये भी काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, टोटल आपके पास जो है काउंटेबल सेट ही आ गया जी। और उसमें से भी इसने क्या कहा है, एक कंडीशन और दे दी कि इसके जो टोटल फंक्शन है उनमें से भी 1 1 टाइप के निकालिए, यानी कि काउंटेबल सेट का सबसेट निकालिए, तो काउंटेबल हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दिस आर द थ्री आंसर्स। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल। हमें पूछा गया है कि कौन सा है जो काउंटेबल नहीं है जी। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं आप लोगों से, ए ऑप्शन में दिया गया है हमें कि इस सेट के अंदर है एक्स वाई, ठीक है, और x कहाँ से लाई करता है, x लाई करता है 0 और 1 के बीच में, पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल 0 1 है, और y की वैल्यू तो फिक्स है जी 5 ही। सो दैट मीन्स मैं कहूँ ऐसे पेयर कितने बन सकते हैं, 5। y की वैल्यू तो हमने फिक्स रख दी, लेकिन x कहाँ बिलोंग कर गया है जी, x बिलोंग करता है 0 और 1, यानी कि पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल में। और ये कैसा इंटरवल है, ये कि अनकाउंटेबल होता है। सो पूरे अनकाउंटेबल एलिमेंट आ जाएंगे, 0 भी लोगे, 1/2 भी, 1/3 भी, वट एवर द वैल्यू, रेशनल इरेशनल सब के सब नंबर 0 और 1 के बीच के यहाँ आ जाएंगे इस पोजीशन पे। सो इतने सारे पेयर्स बन जाएंगे, दे विल बी अनकाउंटेबल। तो क्या पूछा है जी, नॉट काउंटेबल, इसका मतलब अनकाउंटेबल, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है जी। कम टू द सेकंड वन, सॉरी, बी में हमें क्या कहा गया है जी, कहा है कि एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे आते हैं एलिमेंट एक्स वाई, और कहाँ से x बिलोंग्स कर रहा है आपका पास q से, और y भी बिलोंग कर रहा है जी q से ही, x और y दोनों के दोनों q से हमारे पास आ रहे हैं। सो आप नोटिस कीजिएगा, दिस इज नथिंग दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। a क्रॉस b अगर हमारे पास सेट दिया होता है तो हम कहते हैं कि इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स इन a एंड y बिलोंग्स इन b। हमारे पास यहाँ क्या हुआ है, हमने कहा कि q क्रॉस q है जी, सिंपली वो क्यों, x एंड y सच दैट, क्योंकि हमने दोनों को क्या कहा, x भी q से बिलोंग करे और y भी q से बिलोंग करे। सो दिस इज व्हाट काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है जी, सिंपली। सो क्या हो गया जी, ये काउंटेबल हो गया जी, दिस इज काउंटेबल। नोट पूछा था ना, तो ये आंसर नहीं होगा जी, बिकॉज दिस इज ए काउंटेबल। ठीक है ना जी, दिस इज अनकाउंटेबल। सो लेट अस स्टार्ट विद द C1। सी के साथ क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जी, सी को कहा गया जी ऐसे पेयर निकालिए एक्स वाई, कितने पेयर्स हैं हमारे पास, सेट कितने हैं, जब x प्लस वाई बिलोंग्स इन Q हो। हाँ जी, तो जितने भी रेशनल इरेशनल है, R के कोई भी मेंबर उठा लीजिए आप उसका, और उसका इनवर्स उठा लीजिएगा, द सम विल बी द 0। ठीक है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, मैंने कहा जी पाई उठाया, माइनस पाई उठा लिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 जो कि बिलोंग करता है क्यू के अंदर। एक बार कहा जी मैंने 1/2 ले लिया जी, दूसरा मैंने 1/2 ले लिया जी, सो दैट मीन्स दिस आल्सो 0। ऐसा कोई सा नंबर नहीं है, पूरा आर आ जाएगा आपके पास इस सिचुएशन में। सो यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y।
ठीक है ना। सो दैट मीन्स आपने कहा क्या ई माइनस ई, सारे ट्रांसडेंटल नंबर आ गए जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो तो आ रहा है वैल्यू बिलोंग्स इन क्यू, बट एक्स और वाई क्या हो जा रहे हैं जी, एक्स और वाई आपके पास पूरा का पूरा आ रहा जा रहा है। तो दैट इज द रीजन यू हैव अ चॉइस ऑफ द अनकाउंटेबल सेट। सो दिस इज अनकाउंटेबल। ठीक है ना जी, डी का खत्म हो गया नन ऑफ दिस। सो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं इसके अंदर और दोनों के दोनों यहाँ पर मेंशन है जी। क्या, एक तो सी जब x प्लस वाई बिलोंग्स इन क्यू कहा गया, और दूसरा ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल सेट। सो हमें अनकाउंटेबल सेट की बात कर रहा है, क्या दिया गया है जी फर्स्ट में। चलिए कोशिश करते हैं ए। इसमें हमें निकालने हैं, इस सेट के अंदर है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जब एक्स और दो वाई दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इरेशनल्स में, राइट। जब इरेशनल्स में आ गया है तो डेफिनेटली आप जानते हैं क्या, ये ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल हो जाएंगे, दे विल बी अनकाउंटेबल इन नंबर, ऐसे सेट में एलिमेंट जो आएंगे। तो सिंपली क्या, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक्स और वाई क्या है, दोनों के ही आपके सेट ऑफ इरेशनल में। तो पाई माइनस पाई ई पाई, ऐसे कुछ भी बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूँ मैं। इंटीजर के साथ कोई पाई ले लूंगा, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने पाई ले ली और वाई की वैल्यू मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आ जाएंगे ना इसके अंदर, सेट ऑफ रेशनल्स नंबर के अंदर। तो ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए ये बात आ गई हमारे पास। सो इसका मतलब ये हो गया जी अनकाउंटेबल। और पूछा भी क्या है हमें, एग्जामिनर आस्क अबाउट द अनकाउंटेबल, तो ये हमें पता लग गया जी दिस इज अनकाउंटेबल और द ट्रू स्टेटमेंट। द सेकंड वन इज दैट, बी पार्ट हमें क्या दिया गया है जी, बी में दिया गया है एक्स। इसमें कलेक्ट करना है हमें वो एक्स, निकालिए कि एक्स तो मेंबर है आर के, बट क्या, सच दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज 3। ठीक है जी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज 3। तो आप नोटिस कीजिए रियल लाइन पर बेटा, ठीक है, दिस इज द रियल लाइन। मैंने कहा कि ये 3 है पॉइंट मेरे पास। अब 3.1 ले लूँ, 2 ले लूँ और मैं 4 से लेस ले लूँ, राइट। 3.1 लूँ, इसका भी इंटीग्रल पार्ट क्या, 3। सो दैट मीन्स आपके पास x कैसा आ गया जी, आ गया जी 0.1, ठीक है। सो दैट मीन्स 3.12 लूँ, 3.1.1.23, ऐसे कोई भी नंबर लूँ, दिस विल बी द हैव इंटीग्रल पार्ट क्या, सबका इंटीग्रल पार्ट 3 है। तो मैं आपसे कहूं कि 3 और 4 के बीच में जितना भी वैल्यूज हैं, इन सब का इंटीग्रल पार्ट कौन है जी, इंटीग्रल पार्ट इनका 3 है। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, तो पूरा का पूरा इंटरवल 3 और 4 के बीच में, तो इंटरवल क्या होता है, ओपन हो तो पक्का कैसा, क्लोज हो तब भी कैसा, ये तो अनकाउंटेबल होता है। तो दिस सेट इज अनकाउंटेबल, यही पूछ रहा था जी आपसे एग्जामिनर। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द सी पार्ट। सी आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सी ने कहा कि कलेक्शन करना है उन एक्स का जो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स इन क्यू होता है, ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू रख लेते हैं। पी बाई क्यू तो आप जानते हो ना, दैट इज बिलोंग्स इन क्यू, और सिंपली पी भी रख सकता हूँ, नो मैटर। सो व्हाट हैपन, दिस इज सिंपली व्हाट, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी रूट ऑफ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर कर दिया, सिंपली व्हाट यू आर गेटिंग, क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ओके, दिस इज द इक्वेशन। अब इस इंटीजर्स की डेफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं p और q का जीसीडी तो 1 है, और p और q दोनों के दोनों क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, जिसके रूट्स कैसे हैं, रेशनल हैं। सो द रूट्स आर द अलजेब्रिक नंबर, दे आर, रूट्स आर अलजेब्रिक नंबर आ गए, यानी कि ये जो नंबर्स आपको मिले हैं ना, दिस नंबर्स आर द अलजेब्रिक नंबर। हमें देखने में क्या लग रहे हैं, अरे सर ये तो q सेट ऑफ रेशियोज में बिलोंग कर गए, लेकिन सेट ऑफ रेशियो के पास दो नेचर होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। पहली क्या नेचर होती है, उसके पास अलजेब्रिक नंबर्स भी होते हैं, अलजेब्रिक नंबर, और उसके पास ट्रांसीडेंटल नंबर भी होते हैं। ड्यू टू द ट्रांसीडेंटल नंबर ये बनता है आपके पास अनकाउंटेबल, बट अलजेब्रिक नंबर की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, वो काउंटेबल होते हैं। सो दैट मीन्स अलजेब्रिक नंबर आए, पॉलिनॉमियल इक्वेशन के रूट्स हैं, और आपके कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल कहो या फिर कहो इंटीजर्स, तो सिंपली क्या है जी, ये algebraic process, this is a countable। चलिए अब लास्ट की बात करते हैं जी, लास्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, व्हाट इज द लास्ट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं। सो लास्ट में हमें दिया गया है जी x, वो x कलेक्ट कर लीजिए डी ऑप्शन के लिए। x बिलोंग्स इन आर सच दैट x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू n। मैंने k कह दिया है जी, k है, ठीक है। सो x ऑफ रूट x इज इक्वल टू k, k is integer, मैंने कह दिया कि जी k is an integer। what happened,
चलिए फिर हम कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करनी होती है जब भी कभी ऐसा कोई रिलेशन आए, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो इन कंडीशंस पे होता है। इन कंडीशन से हमें एक्स और वाई की चॉइस देखनी है। अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट पेयर में तो हमें एक्स वाई की चॉइस थी, बट रेस्ट बी और सी और डी केस में सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स की चॉइस को देखना था। सो नोटिस कीजिए व्हाट हैपन, व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट दिस इन दिस वे, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के माइनस एक्स। I can square this one, x square is equal to k minus x का whole square, which is equal to k square plus x square minus 2 kx and is equal to x square, right? What happen, देखिए ये एक polynomial equation है आपके पास, ये एक equation है जिसके roots जो है, जिसके coefficients जो है वो क्या हैं, they are the integers। ये भी integer है, इसका कोफिशिएंट भी इंटीजर है, ये तो कट ही जाएंगे, वैसे इसका भी कोफिशिएंट इंटीजर है और ये भी नंबर इंटीजर है। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अलजेब्रिक नंबर है, दैट इज आल्सो द काउंटेबल सेट। काउंटेबल आ गया जी, काउंटेबल आ गया जी, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल आ गया। सो ऑप्शन क्या हुए जी, ऑप्शन ए और बी हमारे करेक्ट हैं, सी और डी हमारे करेक्ट नहीं है। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ एनी डाउट देन यू विल राइट ऑन द टेक्स्ट की, सो दैट मैं जब भी उसको देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के क्लासेस को इसको लाइव ले सकूं, जिससे कि जहां डाउट होता है वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कि सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। Yes, I think that's working properly now, there's no problem. So let us start the with the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे, सो दैट कोई दिक्कत ना हो। क्या पूछा गया है जी, एक ही चीज रिकॉल करनी है और लिख के देखना है, क्या, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ एस यूनियन टी। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बस इसको देख लीजिएगा क्या होगा जी आपके पास, आप निकाल लीजिएगा जी मैक्सिमम, किसका, मैक्सिमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ निकालिए आप एस का, कॉमा सुप्रीमम ऑफ टी का, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम है वो निकालना है। सो अगर मैं लेके आता हूं एस को, एस मेरा कैसा सेट है जी, दिस इज नथिंग 4n प्लस 3 बाई एन, ठीक है ना। सो आज मैं एस लिखने की कोशिश कीजिए, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन के अंदर। सो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ, देन what will happen, this will become the 7 when I will put n is equal to 2। so this has become 6, 4 दूनी 8, 8 2 10 11, 11 11/2, राइट। 3 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 और 3 15/3, राइट। एंड सो ऑन आई विल मूव, और फाइनली लास्ट में अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाता हूं, दिस विल कम टू द 4। सो देखा जाए तो मेरे पास जैसे जैसे एन बढ़ेगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा एन, आई विल रीच टू 4। सो व्हाट हैपेंस 7 और 4 में आपके पास क्या निकालना था, आपको सूप निकालना है, सो दैट मींस यू आर गेटिंग द 7 फॉर दिस वन। सूप ऑफ दिस इज इक्वल टू 7। ओके, नाउ कम टू द अनदर सेट। द सेट इज व्हाट, t, t is equal to n upon n plus 1, ठीक है। n belongs in n, फर्स्ट एलिमेंट रखते हैं, n is equal to 1, what you will get 1 by 2, when I will put 2 you will get 2 by 3, and whenever in is tending to infinite, what you will get a 1। ओके, सो सुप्रीमम क्या मिल गया जी, यहाँ से सुप्रीमम मिल गया जी आपको 1। सो दैट मीन्स अब इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू बी फाइंड आउट मैक्सिमम ऑफ 7,1, which is what, which is equal to a 7। क्या है इसमें, नहीं है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, नन ऑफ दीज। जब भी हो हमेशा ध्यान रखिएगा इनकी डिफिनीशन को, सुप्रीमम की जरूरी नहीं है, वो हो सकता है एग्जामिनर आपको इनफीमम पूछ ले, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डेफिनेशंस की, डेफिनेशंस हमें क्या कहती हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी। The next question is that let x is equal to x such that x belongs in Q and such that x less than 5। x less than 5 का आ गया, then supremum of x is, ये भी supremum का ही क्वेश्चन है जी। least upper bound, just think about that point, least upper bound। भाई इसके अंदर क्या है,
हमें x के अंदर कौन कौन से आ गए एलिमेंट, x में 5 भी आ गया जी, 6 भी आ गया जी, 7 भी आ गया जी, 8 ऑनवर्ड सारे एलिमेंट आ गए। बट इन सब में क्या हमें निकालना होगा जी, लीस्ट अपर बॉन्ड, राइट। सूप ऑफ x मतलब लीस्ट अपर बॉन्ड, इन सब का लीस्ट अपर बॉन्ड निकालोगे तो कितना निकल के आएगा जी, 5 निकल के आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज द 5। बेटा ये आधे आधे सेकंड के क्वेश्चन हैं, जब भी एग्जाम में जाओगे तो खटाक से एकदम लगा देना है इसको, ठीक है ना। बस देखते ही यू हैव टू बी फिक्स इन योर माइंड कि ओके दैट इज द क्वेश्चन, और एकदम लिख दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, ठीक है ना। सो नाउ देन कंसीडर ए फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एंड डिफाइंड ऑन किस पे, सेंटर हमारे पास आई पे है और रेडियस 1 है। ऐसी डिस्क दी हुई है जी, वेयर यू एंड वी आर द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन एफ जेड इज एनालिटिक। कब होता है, एंड अगर फंक्शन मेरा एनालिटिक है तो यू और भी क्या करते हैं, यू वी सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो गया, एफ जेड इज एनालिटिक, सो दैट इंडिकेट दैट कि यू सेटिस्फाई यू एंड वी दोनों, हमें तो यू की बात कर रहे हैं, सो जस्ट आई विल राइट यू, यू सेटिस्फाई टू द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। तो भाई किसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस विल सेटिस्फाई टू द लाप्लास इक्वेशन। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्या होती है जी, अब आपके पास दिया हुआ है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वेल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू अ जीरो। अब u क्या है, u इसी में सर्च करना है, आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन से u हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट के लिए सोचूं, देखो पहली बात तो मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मन कर रहा है ना, तो देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसका ux निकालोगे, मैं सिंपली ux लिख रहा हूँ इसको, यानी कि डेल u बाई डेल एक्स। सो व्हाट इज दिस 2x, और अगर इसका u एक्स एक्स निकालने चलूंगा तो क्या आएगा 2, ये भी पॉजिटिव, और सिमिलरली अगर मैं इसका u वाई वाई निकालूंगा तो व्हाट हैपन, दिस इज अगेन 2। तो क्या इनका सम जीरो हो जाएगा, कभी नहीं होगा बेटा, ये पॉजिटिव था तो करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, तो ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी। सिमिलरली आप नोटिस कीजिएगा ई एक्स वाई को, या आपके भाई ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप करने चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है जी, ठीक है। सो दैट मीन्स ये भी नहीं होगा जी, ये भी नहीं होगा, ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, हम डी को ही ले लेते हैं, सिर्फ इसी को ही देखते हैं करके कि वाकई में होगा या नहीं होगा। लव एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स, यू एक्स इज इक्वल टू सिंपली क्या हो गया जी, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का किया और एक्स स्क्वायर का किया तो 2x मिल गया, राइट। What will be the value of uxx, and similarly what will be the value of uyy। so uxx निकालने के लिए आप चल रहे हैं, तो आप देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है uyy, and you will get that uxx plus uyy will be equal to 0। this is the only option, ठीक है। सिंपल आपको इसको डबल डेरिवेटिव करना है, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो द करेक्ट आंसर इज द D1। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बिकॉज दिस इज अ कैलकुलेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट एंड डिटरमाइन टू दिस वन। Yes, which of the following subset of R square are uncountable? Which of the following subset of R square is uncountable? फिर क्वेश्चन आ गया जी, फिर क्वेश्चन आ गया किसका, अनकाउंटेबिलिटी का। हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए क्वेश्चन, ए पार्ट, व्हाट इज दैट, a comma b belongs in R square such that a less or equal to b। देखो मुझे लग नहीं रहा कि इसको बढ़ाया जाए, क्या कहना चाह रहा है भाई, ऐसे ए बी पेयर कितने हैं जो आर स्क्वायर के अंदर बिलोंग करेंगे और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। भाई इसके अंदर सारे आर उठा लीजिए आप, देखो सिंपल सी बात है, आप जो भी यहाँ उठाओगे उसका आप क्या है ना, उससे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे उठा लीजिए। सो यानी कि सारे आर के लिए आपके पास ए और बी की जो चॉइस है आपके पास, वो पूरा का पूरा आर है। सो दैट इज अ थिंग कि पूरा का पूरा आर होने की वजह से दिस इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ही पूछा है ना, सो दिस इज अनकाउंटेबल सेट। कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है आपको, ओके ना। सारे रेशनल इरेशनल सब आ जाएंगे इसके अंदर, पूरा आर आ जाएगा जी, ठीक है ना, ऐसे पेयर्स पूरे आर में आ जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या कहा है जी,
बी के लिए बात कर रहा है, बी में हमें क्या कहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर स्क्वायर सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स इन क्यू। देखो भाई प्लस चॉइस के लिए भी देखो रेशनल्स भी आ जाएंगे, इरेशनल्स भी आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, इसमें भी ई माइन ट्रांसडेंशियल नंबर भी हमारे पास आ जाएंगे, माइनस ई सबका जो भी मैं एलिमेंट लूंगा आर की चॉइस पर क्या होगा, उसका ही निगेटिव मैं ले लूं, सो दैट विल बी, और उनका सम क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि मेरा मेंबर होगा क्यू। सो यानी कि इनके सम में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चॉइस तो मेरे पास फ्री दी गई थी ना कि कहीं से भी लेके आऊं, तो एक्स और वाई की चॉइस मैं क्या ले सकता हूँ, एक एक्स और वाई की चॉइस कुछ भी लूं, बस जो भी मैंने x लिया उसी को माइनस y की वैल्यू वही माइनस x होनी चाहिए, बस दैट इज इट। I will get the sum 0 and that will belong to the set of rational number. So इसका मतलब s के पास पूरे की पूरी चॉइस आ गई है, so the set is also the uncountable set. Come to the next one, what happened in the part C, हमें कहा गया है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी ढूंढ लीजिए, जो ऑर्डर्ड पेयर तो आर स्क्वायर के अंदर आते हैं जी, लेकिन ए बी के लिए कंडीशन है कि ए और बी बिलोंग्स इन द जेड। ओके, आपने पाई उठाया, 1/पाई कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स इन द जेड, राइट। आपने 1/2 टू उठाया और दूसरा 1/2 ले लीजिए, स्टिल 1/2, यानी कि कोई भी ए एलिमेंट लेंगे उसका 1/a लेना है आपको वाई को, दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड बिलोंग्स इन द जेड। सो सिंपली क्या आ गया, x इज इक्वल टू, अगर आप a ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 1/a आपको लेना है जी सिर्फ। सो वो अब ए की चॉइस तो आर्बिट्रेरी कर दी ना, दैट बिलोंग्स इन द आर, तो उसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल हो गया है जी आपके पास। सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू सी इन लास्ट बचा हुआ है जी, इसको मुझे करने की आवश्यकता नहीं लग रही है, सिंपली क्या है जी, द ऑर्डर पेयर ए बी दिया गया है बिलोंग्स इन आर स्क्वायर, ठीक है, और ए बी दोनों कैसे एलिमेंट, ए बी बिलोंग्स इन द क्यू सेट ऑफ रेशनल्स नंबर में। सो ए बी रेशनल क्या हो गया, क्यू क्रॉस क्यू का ही तो सेट है ये सारे के सारे, that is only choice q cross q, so this is the countable set है ना। so this is countable, Cartesian product of countable set is countable, so countable आ गया है जी, this is a countable, आपको uncountable पूछा था, so that means he will that will not be the answer of this question, okay ना जी। hope this question will be clear to all of you, exactly what you have to do whenever you are going to tackle the questions of uncountability, you just have to see the conditions, what are the condition जिसको आपको फोकस करना है, और व्हाट आर द पेयर जिसमें आपको एक्स और वाई की चॉइसेस को देखना है, ठीक है। इन कंडीशंस को मद्देनजर माइंड में रखते हुए आपको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, और फिर उस एक्स वाई को देखना होता है वो कहाँ से आ रही हैं। अगर वो आपके सेट ऑफ रेशनल नंबर से आ रही हैं तो आप बोलते हैं कि भाई रेशनल है, और अगर इरेशनल से आ रही हैं तो आप इरेशनल बोलेंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यस हमें कहा गया है कि कंसिडर द फंक्शन एफ जेड, ओके एफ जेड दे दिया गया है जी। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं बाई साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x एंड कॉस x, इस बात को आप हमेशा ही जानते हो, और इसका मतलब क्या हो गया जी, साइन पाई जेड का मतलब क्या हो गया जी आपके पास, सिंपली सो दिस विल बिकम आपके पास साइन ऑफ पाई जेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई जेड बाई 2, हाँ जी ऐसा बन गया ना। सो इसीलिए बस इसी को ध्यान रखना है जी आपको। क्या किया आपने, आपके पास एफ जेड था, दो तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को करने के। देखो पहली बात तो उसने कहा कि हैज ए पोल एट एफ हैज ए पोल एट, कहाँ पे पोल रखता है ये, तो इसका मतलब पोल के लिए हमारा मन क्या कहता है कि इसको इक्वल टू 0 रख दो, जिसके लिए वो वैल्यूज जिस पे 0 जा रहा है और पूरा फंक्शन आपका कहाँ जा रहा है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो रहा है। दोनों चीजें हमें देखनी होती है, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, फर्स्ट मैंने कहा कि थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक वे तो ये है, दूसरा वे ये है कि कोई जरूरी नहीं कि आप इसको सॉल्व करें, बिना सॉल्व किए भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बट चलिए जब सॉल्व कर लिया तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा, नीचे बन जाएगा जी cos पाई 1/cos पाई जेड बाई 2, ओके। सो दिस इज अ फंक्शन एफ जेड आपके पास, जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया इसके अंदर, सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग फॉर द पोल, cos पाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और cos 0 कब होता है, दैट इज इक्वल टू हर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर, हर पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 हो जाती है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, द पाई जेड इज इक्वल टू व्हाट, 2n प्लस 1
इंटू पाई बाई 4, और पाई से आपका पाई फ्री हो गया जी, नहीं 2, और 2 की मल्टीप्लाई हो गई जी, और पाई से पाई फ्री हो गया। दैट मीन्स जेड की वैल्यू क्या आ गई जी, 4n, कैसे आ रही है ये, 2n plus 1 pi by 2 ही होता है ना, हाँ ये तो करेक्ट है। सो दैट मीन्स व्हाट सिंपली यू आर गेटिंग व्हाट, 4n plus 2 by 2, okay, that means simply what, 2 pi plus n, ऐसा नंबर आ रहा है, 2n plus 1, not this is not the pi, this is the n, okay, 2n plus 1। so z की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2n plus 1 आ रही है आपको, ओके। सो ये कैसे नंबर हैं, ये नंबर सारे के सारे ऑड हैं, पहली बात तो आप ये भी नोटिस करेंगे। एक तो आपने तरीका देख लिया कि ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर से मिल गई है जी, है जी। और दूसरा भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, यानी हमें ये क्या नेचर मिल रही है, क्या नंबर मिलेंगे, n इज इक्वल टू, आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 1 मिल जाएगा, z की वैल्यू विल बी 1। n is equal to 1 रखोगे, z is equal to what, you are getting a 3। n is equal to 2 पुट करोगे, that means what will be the value of you are getting n is equal to 5। similarly जब आप negatives value रखोगे, n is equal to -1, you will get what, you will get the -1 and so on, सारे integers मिल जाएंगे क्योंकि n belongs in the integers। तो सारे ऑड नंबर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जी, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑल ऑड भी इंटीजर्स आ गए हमारे पास, और ये भी इंटीजर्स आपके पास ऑड नंबर ही दे रहे हैं, ऑल इंटीजर ऑफ द फॉर्म, ये भी हमारे पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको उलझा सकता है वो। क्या है तरीका, हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमें दिया गया था जी साइन ऑफ पाई जेड बाई 2 बाई साइन ऑफ पाई जेड बाई पाई जेड, ओके, सिर्फ पाई जेड, राइट, दिस इज द थिंग, ये हमें दिया गया है। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 रखोगे, सो दैट मीन्स साइन ऑफ पाई जेड इज इक्वल टू 0। किस पे होता है साइन 0, हर एक आपके पास 0 पे भी होगा, एन पाई पे सब पे 0 हो जाता है, दैट मीन्स पाई जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा जी, एन पाई, इसका मतलब क्या होगा जी, जेड इज इक्वल टू एन, और n तो हम कहते हैं इंटीजर में है, तो ये इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, बट नोटिस कीजिएगा इफ, ठीक है, z इज इक्वल टू क्या पे n एंड n इज इवन, तब क्या सिचुएशन अकर होती है, देन आप नोटिस कीजिएगा, जैसे ही आपने n इज इक्वल टू इवन लोगे, तो यानी कि 2 लोगे, 4 लोगे, 6 लोगे, ऐसा लोगे, अगर आपने 2 लिया, सो फ्रॉम द फंक्शन दिस, यहाँ से क्या आपके पास बनेगी, द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम sin 2 पाई बाई 2, या 2, जेड की वैल्यू मैंने क्या ले ली यहाँ पर, जेड इवन ले लिया इसको मैंने, सो दिस आई एम गोइंग पुट दैट कि जेड की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई, आई एम जस्ट टेकिंग 2 एंड इवन ले लिया है मैंने, राइट। सो दिस इज 2 बाई 2 बाई साइन ऑफ 2 पाई, what happen, you are getting sin pi upon sin 2 pi, यानी कि you are getting a 0 by 0 form। इन द सिमिलर फैशन अगर आपने लिया कि 4 ले लेते हैं, अगेन यू विल गेट द फॉर्म 0 by 0, इफ यू विल डू द 6, अगेन यू विल गेट द 0 by 0 फॉर्म, यानी कि 4 हर एक इवन इंटीजर के लिए आपके पास क्या सिचुएशन अगर होगी, आपके पास हमेशा ही क्या मिलेगा जी, हमेशा ही 0 by 0 फॉर्म, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन ऑड होने पर क्या होगा, ऑड होने पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऑल ऑड इंटीजर्स पे आपको रिजल्ट मिलेगा जी, ऑल इंटीजर ऑफ दिस फॉर्म पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये सब दोनों ऑड के ही हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन, इसलिए यहाँ आप लॉजिकली भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना जी। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले चलिए मैं देख लेता हूँ कि एवरीथिंग इज वर्किंग विद द प्रॉपर मैनर और नॉट हियर, सो इट्स वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, the maximum modulus principle, I'm sorry, the maximum modulus of this function is what, हमें fz दिया गया है, what is the value of fz, f of z is equal to 2 upon I e की पावर z स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन, राइट। पर ये फंक्शन दे दिया गया हमें, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, f of z का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट,
2 into e to the power, हम बात करेंगे जेड स्क्वायर, राइट। व्हाट इज दिस फंक्शन, e की पावर जेड स्क्वायर को तो अलग से आप लिख सकते हो e टू द पावर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर 2ix, राइट। सो दिस विल बिकम 2, okay, what, e to the power x square minus y square modulus value, and then what, e to the power 2ix maximum value। हम जानते हैं z is equal to होता है r e की power I theta, और mod of z is 1 simply, so this value will become a 1, that is of the same form, so that means this value is 1. Now this will become 2 e to the power x square minus y square. Now we will think about that because this is a always positive value, give the positive value, so there is no matter। अब हमें सिर्फ इस वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हम बात करें, हमें दोनों पार्ट दिए हैं, रियल पार्ट यानी कि एक समय कहाँ 0 1 के बीच में लाई करता है और इमेजिनरी भी 0 1 के बीच में, so minimum value can be the 0 and maximum value can be the 1 only, so that means what happen, इसकी maximum value क्या हो सकती है, this can be the 1, so what happen, this will become 2 into power 1 which is equal to 2, so the maximum modulus value of this one is the 2e, 2 is the correct option। जब भी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ फोकस कीजिएगा कि ए की पावर जो भी है उसको ब्रेक कर लीजिए और अलग अलग सेपरेट कर करके इस बस बात को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को सिर्फ इस बात के लिए ध्यान दिया है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है जी, ठीक है। दैट इज ऑफ दिस फॉर्म e टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस let pz be a polynomial of degree at least 2 and p has all its zero inside the circle, mod of z is equal to r, then integral over c1 upon pz dz is क्या होगा जी। क्या कहा गया है, pz एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसकी डिग्री आपके पास 2 या 2 से ज्यादा है, सो मैंने मान ली 2 ही है। डेफिनेटली आई विल मान सकता हूँ 3 4, मैं कुछ भी मान सकता हूँ और कितना ही लंबा पॉलिनोमियल भी ले सकता हूँ। जेड में है, इन जेड है तो जेड स्क्वायर मानिए जी, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। P has all its zero inside this one, ठीक है। सो हमने ये मान लिया कि mod of z is equal to 1 हो गया जी। जीरोस कहाँ गई हैं जी, सारे के सारे इसकी जीरोस, सबके सब जीरोस इसके अंदर आ जाएंगी जी। ध्यान, इंटीग्रल ओवर c 1 बाई जेड स्क्वायर क्या वैल्यू होती है जी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ डैश, एफ डैश क्या है यहाँ पर, दिस इज द एफ जेड, सो मतलब एफ जेड की वैल्यू क्या है जी 1, हम कहते हैं एफ डैश एट जो भी वैल्यूज की जीरोस होती हैं, दैट मीन्स जो पोल बने हैं हमारे पास कि क्या पोल बने हैं, जीरो पे हम बात करेंगे दिस वन। सो सबसे पहले हम एफ डैश निकालते हैं, एफ जेड तो हमें पता लग गया एफ जेड इज इक्वल टू 1 है, तो एफ डैश क्या होगा जी, एफ डैश जेड विल बी 0, एफ डैश 0 विल बी अगेन 0, ओके। सो दिस इज व्हाट 2 pi I into 0 which is equal to a 0। now come to the another one, अगर हमने कहा जी नहीं जेड स्क्वायर नहीं, हम तो जेड की क्यूब लेंगे डी जेड, सो अगेन 2 pi I इन बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, ओके। सो अब डबल डैश 0, लेकिन एनी हो मेरा पर्पज इससे है, नो मैटर की 2 फैक्टोरियल में आया नहीं है, मेरा पर्पज है इस वैल्यू से, तो हमेशा ही 0 हो जाएगी क्योंकि हमेशा ही आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू 1 है। सिंपल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट हैपन, जैसे जैसे आप पॉलिनोमियल बढ़ाते जाएंगे डेरिवेटिव्स बढ़ते जाएंगे, एनी हो 0 का कांस्टेंट का फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और फिर 0 का कितनी डेरिवेटिव लगाते रहो 0 ही आने वाला है जी। The answer will be the A, the correct answer is A। so what happened, इसको सिंपली इसने क्या कह दिया आपके पास, द आंसर जो है हमारे पास A आने वाला है जी, ठीक है ना जी। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, let f be an analytic function। भाई एक एनालिटिक फंक्शन दिया है ऑन अ डोमेन D such that at each point of the domain either fz is equal to 0 or f dash z is equal to 0 then f is इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बार बार मैं आप लोगों को फोकस करा रहा हूँ वो यही पॉइंट है, एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। हमें क्या कहा, द फंक्शन एफ जेड, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है एफ जेड इज एनालिटिक, तो फंक्शन तो एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हो गया जी, दिस इंप्लाइज दैट एफ स्क्वायर इज ऑल्सो एनालिटिक। भाई एफ जेड स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। अब इसको डी बाई डी जेड कर देते हैं, सो डी बाई डी जेड ऑफ किसका, एफ स्क्वायर का, एफ स्क्वायर जेड का, व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम एफ
आपके पास 2 टाइम ऑफ एफ जेड आ जाएगा एंड देन आ जाएगा आपके पास एफ डैश जेड. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ स्क्वायर जेड की. हमें क्या कहा गया है? At each point of the domain, either this is equal to 0, either तो fz 0 है और this is value 0. Anyhow, this value will become a 0. भाई क्योंकि दोनों के लिए कहा है ना, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा for each point of the domain. So what happens? This implies that f square z is nothing, that is a constant. अब एफ स्क्वायर जेड कभी भी इंप्लाइज नहीं करता है कि फंक्शन कांस्टेंट हो, लेकिन हमें क्या क्या कहा है इसने? एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन. अगर हर पॉइंट के लिए ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज हैपन फॉर द ईच पॉइंट, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कांस्टेंट. सो फंक्शन कैसा हो गया जी? कांस्टेंट हो गया. द करेक्ट ऑप्शन इज द ए, फंक्शन इज कांस्टेंट. दूसरा क्या दिया गया? एफ मे नॉट बी कांस्टेंट. गलत बात हो गई है जी. f is a constant if and only phi identical is 0. गलत बात है जी, ये भी गलत बात है जी. none of the above भी गलत है. The correct option is the only one, the function f is constant. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? हमें कहा गया है लेट f be a analytic function from c to d बस. और कहा d is a unit disk. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नोटिस कर लीजिएगा क्या स्टेटमेंट है हमारे पास. अगर आपके पास फंक्शन है f और वो C से चला है और किसी भी D के पास चला है और D जो है आपके पास बाउंडेड हो. क्या है D? हमें कहा गया है वेयर D इज यूनिट डिस्क. यूनिट डिस्क, और यानी कि मैं कह सकता हूं दिस इज द लेस देन 1, सिंपली सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1. सो यूनिट डिस्क हमारे पास बन गई है जी. ठीक है, सो ओपन नहीं करते, क्लोज कर लेते हैं. ठीक है ना, और हमें डिस्क मिल गई, यूनिट डिस्क मिल गई. यानी कि एनी हाउ दिस इज व्हाट बॉन्डेड है हमारे पास. ये सी से अगर किसी भी बाउंडेड रीजन के ऊपर आपके पास मैपिंग हुई है और फंक्शन आपके पास एनालिटिक है. ठीक है, सो हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट आता है, implies that if function f is analytic and mapping is from c to d and d is bounded, then function is constant. ठीक है, सो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ सो दैट आपको ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है ना. So what I have to do, just I am going to clear this structure. If the function fz, this is the result. If the function fz is analytic and f is a mapping from C to a D where D is bounded, तब क्या होगा जी? Then fz is constant, then function is constant. सो हमें क्या कहा गया? इसने क्या कहा? f ऑफ 1 प्लस आई की वैल्यू √2 है. सो जो फंक्शन कांस्टेंट है तो f1 माइनस y की वैल्यू क्या होगी जी? √2 ही होगी. सो क्लियर हो गया ना आपके पास. सो हमें सिर्फ ये रिजल्ट छोटा सा ध्यान रखना था कि देखो इसमें कई सारे रिजल्ट्स यूज होते हैं, लेकिन ये जनरल रिजल्ट बन जाता है क्योंकि पिकार्ड थ्योरम भी यही कहती है कि बहुत सारे पॉइंट्स नहीं छूटने चाहिए. आपने तो ओपन डिस्क के अंदर कर दिया, बट बहुत अदर पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर छूटती हैं. लेकिन आप सिंपल सा यही एक एज ए क्रॉलरी याद रखिए, रिजल्ट याद रखिए इसको. ठीक है ना, ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है जी. तो चलिए आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वाईफाई स्टडी CSI नेटन को सब्सक्राइब भी कीजिए. ठीक है ना. और मैं सभी लोगों का आपका स्वागत करता हूं. कहां पर? अनअकैडमी पर. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए. किसको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप. कहां से इंस्टॉल करना है? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से. जैसे ही इंस्टॉल करोगे बस अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा उसके पास. जैसे ही आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया उसके बाद आपको जाना है स्पेशल क्लासेस में. स्पेशल क्लासेस में जाने के बाद आपको मेरा नाम सर्च करना है और मेरे नाम से आपको ये सारी की सारी मेरी जो भी स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. वो सारे के सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे. दिस आर अवेलेबल एंड फ्री ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.